हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ के टॉपिक फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ यानी कि स्वतंत्र सहमति की बात करेंगे। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कोerशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो तो उसे सहमति कहा जाता है और हम ऐसी सहमति को स्वतंत्र कहेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और उसमें एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी कि एक ही विषय वस्तु जो कॉन्ट्रैक्ट की होगी उसके संबंध में बात की जाएगी। और दूसरा कि वह एक ही भाव से उस सब्जेक्ट पर सहमत होंगे। ये तीन हमारी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब ये पूरी हो जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि फ्री कंसेंट जो है वो दी गई है। इसमें एक केस हम डिस्कस करते हैं, शरद चंद्र वर्सेस कन्हैयालाल। यहाँ पर एक पार्टी जो है वो डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर ले देती है मिथ्या वर्णन के द्वारा, जिसमें एक पार्टी यह सोचकर साइन करती है कि वह विटनेस के रूप में उसमें साइन कर रही है, जबकि दूसरी पार्टी जो है उसे अनुबंध के तौर पर उसमें एक पार्टी लेकर उससे वो सिग्नेचर करवा रही है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर के संबंध में दोनों व्यक्ति एक ही मत से सहमत नहीं हैं, तो हम यहाँ पर इनमें फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यानी यहाँ पर जो कंसेंट ली गई है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली है, मिथ्या वर्णन के द्वारा ली गई है, इसलिए इसे फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं कब कंसेंट फ्री नहीं होती। देखिए, जब भी कोई कंसेंट यानी कि सहमति आपकी ली जाती है कोerशन के द्वारा यानी कि उत्पीड़न के द्वारा सेक्शन 15 के अनुसार, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में डिफाइन किया है यानी कि अनुचित प्रभाव के द्वारा, फ्रॉड यानी कपट के द्वारा जो कि सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है मिथ्या वर्णन, और लास्ट में है हमारा मिस्टेक यानी कि गलती से यदि आप कोई कंसेंट लेते हैं जिसे सेक्शन 20, 21 और 22 में डिफाइन किया गया है, तो यदि इनमें से किसी भी एक कारण से आपकी कंसेंट ली गई है यानी कि वो इससे प्रेरित है, तो हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, जिससे कि अनुबंध जो है वो वैध नहीं रहता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोerशन यानी कि उत्पीड़न की। सेक्शन 15 जो है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि उत्पीड़न क्या है। कोerशन जो है उसमें किसी ऐसे कार्य को करना या उस कार्य को करने की धमकी देना जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में वर्जित है, या किसी तरह से यदि आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल यानी आप जो है उसे कानून से विपरीत डिटेन करके रखते हैं, गैर कानूनी तरीके से उसे डिटेन करके रखते हैं, तो ऐसे में ये कार्य इसलिए किया जाता है ताकि आप दूसरे व्यक्ति को एग्रीमेंट में एंटर करवाएं, यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसमें उस पार्टी को शामिल करने के लिए यदि आप ऐसे किसी कार्य को करते हैं या कार्य करने की धमकी देते हैं जो इंडियन पीनल कोड में वर्जित है, या उसकी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके अनलॉफुल तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है डिटेन करके रखते हैं या उसकी धमकी देते हैं, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि ये एग्रीमेंट या ये अनुबंध जो है वह कोerशन से प्रेरित है। यहाँ पर जो सहमति ली गई है उसमें उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई ऐसा कार्य करना या उसकी धमकी देना जो आईपीसी जो है उसको वर्जित करता है, जैसे मर्डर करना, किडनैपिंग, फिजिकल टॉर्चर, फियर, फाइनेंशियल हार्म और सुसाइड कमिट करने की धमकी देना। तो ऐसा कोई कार्य करना या करने की धमकी देना जो है वो आईपीसी में वर्जित है। यदि ऐसा कार्य करके आप किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करते हैं तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। यदि आप किसी व्यक्ति की अनलॉफुल तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं और उसे वापस करने से मना करते हैं या उसकी धमकी देते हैं, वो भी उत्पीड़न जो है उसका प्रयोग करके प्राप्त की गई सहमति के अंतर्गत
आता है। तो ये दोनों जो कार्य यदि होते हैं तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहले हमने कहा था कि इंडियन पीनल कोड जो है उसमें जो वर्जित कार्य हैं उसको करना। इसके लिए एक केस है रंगनायकम्मा वर्सेस अल्वर्सिटी। यहाँ पर एक 13 साल की विडो जो है उसे धमकाया गया कि जब तक कि वह एक बच्चे को गोद नहीं लेती है तब तक उसके हस्बैंड जिसकी मृत्यु हो गई है उसको क्रीमेट नहीं किया जाएगा, उसके शव दाह जो है वो नहीं किया जाएगा। शव दाह को रोकने के लिए किया गया कार्य जो है इंडियन पीनल कोड में वर्जित है। यदि ऐसा कार्य करके आपने कोई भी सहमति प्राप्त की है तो वह अनुबंध की स्वतंत्र सहमति में नहीं आता। तो एंड में उस समय तो उसने अपने पति के दाह संस्कार के लिए 13 जो बच्चा है वो गोद ले लिया, लेकिन बाद में कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बच्चा गोद लेने के लिए उसको जो है आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो है उसे कोर्ट ने कहा कि ऐसी जो अनुबंध करने की जो आपने शर्त रखी थी वो इंडियन पीनल कोड में आपकी वर्जित है। तो यहाँ पर विडो के फेवर में केस जो है वो चला गया। यदि इसी प्रकार के किसी कार्य को करने की धमकी दी जाती है जो कि इंडियन पीनल कोड में वर्जित है, इसमें एक केस को हम डिस्कस करेंगे, वो है अमीराजू वर्सेस सिशम्मा। यदि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसने अपने बच्चों और अपनी पत्नी को डराकर कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा यदि तुम अपनी ये सारी प्रॉपर्टी जो है या जो डीड है वो मेरे नाम पर नहीं लिखते, तो यहाँ पर वो दो बच्चे और उसकी वाइफ जो है वो इस बात से डर कर उस रिलीज डीड जो है उस पर सिग्नेचर कर देते हैं और अपने पति के फेवर में उसको लिख दिया जाता है। तो कोर्ट ये डिसीजन देता है कि यहाँ पर वाइफ और चिल्ड्रन को डराकर उसने जो है ये रिलीज डीड पर साइन करवाए हैं जो कि मान्य नहीं होंगे। तो ये दो केस थे स्टूडेंट्स जो हमने इंडियन पीनल कोड में कार्य को जो वर्जित कार्य हैं उनको यदि आप करके सहमति प्राप्त करते हैं या ऐसे कार्य को करने की धमकी देते हैं। अब बात करते हैं उसके सेकंड पार्ट की, दैट इज डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। यदि आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन करके रखते हैं और उसको डिटेन करके आप कहते हैं कि यदि आप जो है मेरी शर्त नहीं मानेंगे तो मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं करूंगा, तो ऐसे में जो ये अनुबंध होता है वो मान्य नहीं होगा। इसका में एक केस है मुथिया वर्सेस करूपियान। इसमें आपके एक एजेंट जो है उसमें एक व्यक्ति ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं हैंडओवर नहीं करूंगा जब तक कि मुझे सारे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करते। तो यहाँ पर एजेंट जो है वो अपने मालिक को ये बात बताता है और वो उसका मालिक इस बात से कि ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वापस नहीं कर रहा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एजेंट और उसके प्रिंसिपल से जो कंसेंट ली गई थी वो स्वतंत्र नहीं है। या इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से अपने पास डिटेन करने की धमकी भी देते हैं तो वो भी हम ये मानेंगे कि उत्पीड़न का प्रयोग करके सहमति जो है वो प्राप्त की है जो कि स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। बंसराज वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का केस है जिसमें एक लड़का जो है उसने कोई गवर्नमेंट को पेमेंट करनी थी, वो गवर्नमेंट की पेमेंट नहीं कर पाता, तो यहाँ पर उसके फादर जो है उसको धमकी दी जाती है कि यदि वह अपने लड़के की ओब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। तो यहाँ पर फादर जो है वो अपने लड़के की ओब्लिगेशन के लिए पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने फादर को उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने की धमकी दी है। तो यहाँ पर फादर के द्वारा दी गई पेमेंट जो है वो स्वतंत्र सहमति के द्वारा नहीं दी गई। तो ऐसे में कोर्ट जो है उसने फादर का फेवर लिया और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको उसके फादर को वो पैसे वापस करने पड़े। ये था हमारा कोर्शन के अंदर कि कौन कौन सी उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं केस जहाँ पर हम ये कहेंगे कि यदि उत्पीड़न का प्रयोग किया है, बल प्रयोग किया है, उससे जो सहमति प्राप्त की है जिसको हम स्वतंत्र सहमति में नहीं लेते और ऐसे में अनुबंध जो है वो वैध नहीं माना जाता या अनुबंध जो है वो पूरा
नहीं माना जाता। अब बात करते हैं कोerशन का इफेक्ट क्या रहता है, उसका प्रभाव क्या रहता है। सेक्शन 19 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो बताता है कि उत्पीड़न का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, इस प्रकार का कोई भी अनुबंध जिसमें सहमति उत्पीड़न के द्वारा प्राप्त की गई है, वह उस व्यक्ति की जिसकी उत्पीड़न के द्वारा सहमति ली गई थी उसकी इच्छा पर यह अनुबंध व्यर्थनीय होगा। तो यहाँ पर चाहे तो वह उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है पीड़ित पक्षकार, उसे जो भी अब लाभ मिला है वो लाभ उसे वापस उस व्यक्ति को करना होगा जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये कार्य वो कर रहा है। इसके साथ साथ कौन व्यक्ति है जो ये कोर्ट में प्रूव करेगा कि उसकी ये कंसेंट फ्री थी या नहीं। तो यहाँ पर आपका पीड़ित पक्षकार जो है वो यह प्रूव करेगा कि उसकी कंसेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब ली गई थी वो फ्री नहीं है। ये हमारा सेक्शन 19 है, जहाँ पर हम देखते हैं बल प्रयोग का या उत्पीड़न के द्वारा ली गई सहमति का क्या प्रभाव रहेगा। अब हम बात करते हैं उसका सेकंड पार्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव कब कहा जाता है? सबसे पहले इसके लिए ये देखिएगा कि अनुचित प्रभाव जो होता है हमारा, अनुचित प्रभाव में दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें एक पार्टी इस पोजीशन पर है कि वह दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, और दूसरी बात यह है कि वह चाहे उस स्थिति में है लेकिन उसके बाद ये उस स्थिति का प्रयोग करता है और उससे अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो पार्टीज के मध्य ऐसा संबंध होना जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और उसने अपने इस प्रभाव का प्रयोग अनफेयर एडवांटेज के लिए भी किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की जो इच्छा है उसको प्रभावित करके जो अपना पोजीशन का प्रयोग करके उससे अनड्यू एडवांटेज जो है उसका गेन प्राप्त किया है। तो ये आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव, जो कि सेक्शन 16 में डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की। एक तो ये कि एक पार्टी जो है वो दूसरे के ऊपर रियल अथॉरिटी रखती है, यानी कि उसको अपने प्रभाव में रखती है। जैसे आपके टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप, फादर एंड सन का रिलेशनशिप, लैंडलॉर्ड और लेबरर का रिलेशनशिप। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, विश्वास का जो भी रिलेशनशिप है, जैसे एडवोकेट एंड क्लाइंट का। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट विद समवन हुज मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब्ड, यदि कोई फिजिकली तौर पर या मेंटल तौर पर वीक है तो यहाँ पर डॉक्टर एंड पेशेंट में पेशेंट क्योंकि मेंटली ठीक नहीं है या फिजिकली ठीक नहीं है तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट की जो सहमति है उसको प्रभाव करने की स्थिति में होता है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने की स्थिति में होता है। अब बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का यदि प्रयोग होता है तो उसमें आपके क्या इफ़ेक्ट रहेंगे। सेक्शन 19 में ही ये डिफाइन हुआ है। सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है यानी रेपुडिएट किया जा सकता है, और प्रूफ जो है उसका देने का किसका उत्तरदायित्व रहेगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को कि मैंने अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है, उस व्यक्ति को ये प्रूव करना होगा कि उसने जब सहमति ली है तो सहमति जो है वो अनुचित प्रभाव से नहीं ली है। उसका जो है बर्डन रहेगा कि वो कोर्ट में इसको प्रूव करे। अब बात करते हैं केस स्टडीज़ जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की है। सबसे पहला केस है दिलाराम वर्सेस साधा। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार होने की वजह से वो वीक हो जाता है, तो वह डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसमें राजी हो जाता है कि वह मुझे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, और मैं आपको हाई फ़ी जो है वो पे
कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट में एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर डॉक्टर उस ओल्ड मैन की जो कंसेंट है उसको प्रभावित करने की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने जो उससे हाई फी चार्ज की है, ये अनुबंध जो है वो मान्य नहीं होगा, और ऐसे में डॉक्टर जो है उसे वो फीस उसकी वापस करनी पड़ेगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर वॉइडेबल करवाया जा सकता है, यानी कि व्यर्थनीय घोषित किया जा सकता है ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति की इच्छा पर। सेकंड केस आता है हमारा मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। ये जो केस है वो एक स्पिरिचुअल गुरु और उसके डिवोटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का केस है, जिसमें आपका इसमें एक स्पिरिचुअल गुरु जो है अपने प्रभाव का प्रयोग करता है और डिवोटी को कहता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गुरु के फेवर में लिख दे और इसे बिना पैसे के उसे एग्जीक्यूट करे, यानी कि वो एक गिफ्ट डीड के रूप में उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने फेवर में करवाना चाहता है। क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु और उसके डिवोटी के मध्य जो संबंध होता है उसमें स्पिरिचुअल गुरु जो है इस कंडीशन में होता है कि वो अपने फॉलोअर की जो इच्छा है उसको प्रभावित करने की स्थिति में है। तो यहाँ पर ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके डिवोटी की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया जा सकता है। एक तीसरा एक महत्वपूर्ण केस है रानी अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथन का केस, जिसमें रानी अन्नपूर्णी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाती है, अपना खर्चा नहीं चला पाती है, तो वो एक अपने इस कार्य के लिए 1500 रुपये का लोन लेती है 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कोर्ट जो है वो ये डिसीजन देता है कि 100% ब्याज जो है वो सही नहीं है, और ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर क्योंकि उसकी स्थिति जो है कमज़ोर है, तो यहाँ पर उसकी स्थिति का फ़ायदा जो है स्वामीनाथन ने उठाया है, और यहाँ कोर्ट ने उसके इंटरेस्ट रेट को जो है वो रिड्यूस कर दिया, 100% से कम कर दिया, जो कि उस समय पर मार्केट में प्रिवेल करता था। तो ये केस स्टडीज़ थी रिगार्डिंग अनड्यू एडवांटेज की, हमारे पास है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अब बात करते हैं हम कुछ कंसेप्ट्स और हैं जो इसी से मिलते जुलते हैं। उसमें सबसे पहले हैं हमारे पास पर्दानशी विमेन। पर्दानशी विमेन क्या होती हैं? पर्दानशी स्त्रियां उन्हें कहा जाता है जो घर की चार दीवारी में रहती हैं। वो घर के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य मेल मेंबर से किसी प्रकार की बात नहीं करती, और उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता। उन्हें ये पता नहीं होता कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। तो ऐसे में पर्दानशी औरतों के साथ यदि कोई अनुबंध किया जाता है तो उसमें कानून जो है उसको मान्यता नहीं देता। तो ऐसे में पर्दानशी औरतों के साथ जब भी अनुबंध किया जाए तो वहाँ पर आपको बड़ा सोच समझकर उनके साथ अनुबंध करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कोई अनुबंध होता है जिसमें दूसरा पक्षकार ये सिद्ध कर देता है कि पर्दानशी स्त्री को अनुबंध की सारी शर्तें सही तरीके से बता दी गई थी और सारी शर्तों को तथा अनुबंध के अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को उस पर्दानशी औरत ने अच्छी तरह से समझ लिया था, वो अंडरस्टैंड करती है कि यदि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो उसका क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, और यदि अनुबंध में जो उसकी सहमति ली गई है वो स्वतंत्र थी और उसने पूरी एडवाइस जो है वो भी प्राप्त कर ली है, और अनुबंध जो है अनुचित तथा अवैध नहीं था। यदि ये प्रूव हो जाता है तो पर्दानशी औरतें जो हैं उस अनुबंध को पूरा करने के लिए योग्य मानी जाएंगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस, यानी कि अनुचित व्यवहार। अनुचित व्यवहार वो व्यवहार होते हैं जहाँ पर वो व्यवहार धोखे से तो नहीं किए जाते, लेकिन जब एक पक्षकार जो दूसरे पक्षकार से अधिक प्रभावशाली है, यानी कि ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, और वो अपनी इस अच्छी पोजीशन का प्रयोग जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर करता है, यानी वो अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर समझकर उस व्यक्ति से इच्छा प्राप्त करता है या उससे कंसेंट प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यवहार जो है वो अनुचित व्यवहार जो है वो कहलाए जाएंगे। तो ये जो आपके व्यवहार हैं उनको भी कानून में कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोerशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस।
देखिए, जो उत्पीड़न और अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसमें सबसे पहले तो उसका अर्थ से ही हम समझते हैं कि जब कंसेंट जो है वो आपकी बल प्रयोग से ली जाती है या आप धमकी देते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम कहेंगे कि उत्पीड़न का प्रयोग करके आपने उसकी सहमति प्राप्त की है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कंसेंट जो है वो इस प्रकार से ली जाती है कि इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और उसने उसकी जो ये इच्छा है वो इस प्रकार से प्राप्त की है और उससे फ़ायदा भी उठाया है। तब हम कहेंगे कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके कंसेंट प्राप्त की गई है। कोएर्शन की यदि बात करें तो ये एक फिजिकल कैरेक्टर माना जाता है क्योंकि इसमें बल प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर फिजिकली आप किसी को टॉर्चर करते हैं, जैसे मर्डर करना, मर्डर की धमकी देना, इसी प्रकार से किडनैपिंग करना, किडनैप करने की धमकी देना, तो जनरली ये फिजिकल कैरेक्टर में आता है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करता है क्योंकि वो उस स्थिति में होता है कि वह दूसरे की इच्छा को प्रभावित करे। तो ये एक मेंटल फोर्स है। यहाँ पर आप यहाँ पर आपके फिजिकल कैरेक्टर की बजाय उसकी मानसिक स्थिति पर प्रहार करते हैं। तो ये हमारे अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो है में हम किसी भी व्यक्ति की जो है मानसिक जो बल प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता है एज कंपेयर टू फिजिकल कैरेक्टर। यदि हम कोएर्शन में देखें, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज़ के बीच में किसी प्रकार का रिलेशनशिप हो। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारना इंडियन पीनल कोड के तहत वर्जित किसी कार्य को करने या करने की धमकी देता है तो ज़रूरी नहीं है दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि बल प्रयोग किया गया है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपकी दो पार्टीज़ के बीच में कोई ऐसा संबंध पाया जाता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर अपना प्रभाव डालने की पोजीशन में होती है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कोएर्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, डेफिनेट जब हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हो, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप का होना ज़रूरी होता है। कोएर्शन की जहाँ तक बात करें तो कोएर्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी वॉइडेबल होते हैं, बट इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड भी हो सकता है और वॉइडेबल भी हो सकता है, जैसे कोर्ट डिसाइड करती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फ्री कंसेंट जो है वो क्या है। फ्री कंसेंट के दो पार्ट्स कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने किए हैं। हमें पता है कोएर्शन हमने सेक्शन 15 में डिफाइन किया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस को हमने सेक्शन 16 के अनुसार समझा है। दोनों द्वारा ली गई जो सहमति है वो फ्री नहीं होती और ऐसे में आप अनुबंध जो है वो हमारा पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि अनुबंध की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं पाई जाती। तो ऐसे में आपके एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर ऐसा अनुबंध जो है वो व्यर्थनीय होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसे अनुबंध जो हैं उनको वॉइड भी घोषित किया जा सकता है, उनको समाप्त भी माना जा सकता है। ये था हमारा कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे फ्री कंसेंट के, वो हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसी के साथ आई थैंक यू ऑल।